डियर स्टूडेंट, आज की डेट में हम थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो कभी कभी बोलता है कि जब टेम्परेचर की, प्रेशर की और वॉल्यूम की वैल्यू के अंदर चेंज होता है तो जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है उसके अंदर क्या चेंज होता है या वेरिएशन होता है, ये हमारा आज की डेट में टॉपिक है। कभी कभी वो सिलेबस आपको पेपर में सीधा जो आपका वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पूछ लेता है, या कभी कभी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पूछ लेता है। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें या तो इसके ऊपर डेरिवेशन आ जाएगा या इसके ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट कि जो आपका फ्री एनर्जी है उसका क्या फार्मूला होता है। उसका फार्मूला होता है आपका कि G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, कि जो आपका G होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, H माइनस टी एस होती है। यानी जो आपका फ्री एनर्जी होता है वो एक प्रकार का डिफरेंस होता है किसका, एंथैल्पी का और टेम्परेचर एंट्रोपी सिस्टम का। अच्छा, अब यहाँ पे आपका H एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है, S आपका क्या है, एंट्रोपी, और G आपका क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। अच्छा, फर्दर वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, जो आपका H होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, U प्लस पी बी होती है। यानी जो आपका H, जो आपका एंथैल्पी है, ये क्या होता है, सिंपली ये आपका क्या है, U प्लस पी बी। ये एक प्रकार का सम होता है किसका, इंटरनल एनर्जी का और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जो आपका G है उसकी वैल्यू U प्लस पी बी माइनस टी एस के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं कि जो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा, वेरिएशन हो रहा। तो वेरिएशन को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस होल इक्वेशन, यानी कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 3 इज रिप्रेजेंटेड एज, इज रिप्रेजेंटेड एज, क्या आ जाएगा हमारे पास कि डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ आपका ये लगेगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि जो आपकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन के ऊपर जो आपका जो वेरिएशन होगा फ्री एनर्जी चेंज का, उसकी वैल्यू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, आगे बोलते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, या बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, एंट्रोपी, एंट्रोपी जो होती है आपकी वो एक प्रकार की हीट आपकी क्या होती है, ऑब्जर्व होती है, आइसोथर्मली रिवर्सिबली होती है। अच्छा, डिवाइडेड बाई ए टेम्परेचर, उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी कहने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अच्छा, तो हमारे पास क्या बन गया कि जो हमारा टी डी एस है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, क्या वो रिवर्सिबल के बराबर है। यानी जो आपका ये टी डी एस है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, क्या वो रिवर्सिबल के बराबर है। तो हमारे पास अच्छा, ये तो ये बात बन गई कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। और हम जानते हैं अनदर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपको क्या बोलता है कि जो आपका du होता है उसकी वैल्यू dq प्लस dw के बराबर होती है।
जो आपका डी डब्ल्यू होता है उसकी वैल्यू माइनस पी डी बी होती है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो आपका डी क्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, डी यू प्लस पी डी बी। क्यों, क्योंकि जो डी डब्ल्यू है इसकी वैल्यू माइनस पी डी बी है, इस साइड चला जाके ये प्लस हो जाएगा। तो जो आपका डी क्यू यानी जो आपकी हीट रिवर्सिबल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डी यू प्लस पी डी बी। तो जब भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इस केस में, तो वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा, और वहाँ पे जो हीट होगी वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, रिवर्सिबल बिहेवियर को क्या करती है, शो करती है। तो ये हमारे पास आ गया। तो बोलता है पुटिंग 5 इन इक्वेशन नंबर 4, सीधे लिख देता हूँ मैं कि पुटिंग 5 इन इक्वेशन नंबर 4 वी हैव, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि जो हमारा डी जी है उसकी वैल्यू डी यू है प्लस पी डी बी है प्लस वी डी पी है माइनस ये हमारा क्या है, टी डी एस था, टी डी एस की वैल्यू डी क्यू रिवर्सिबल है, और डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू किसके बराबर है, डी यू प्लस पी डी बी। तो क्या बन गया, माइनस डी यू माइनस पी डी बी और माइनस एस डी टी। तो इससे हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और डी जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वी डी पी माइनस एस डी टी। That is equation number 6, and equation number 6 represent the complete differentiation of equation number of gives free energy, या total differentiation equation of gives free energy change आ जाएगा। अच्छा, अब बोलता है कि इसके अंदर जो आपका क्या स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या है कि दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन विच गिव्स द change in free energy with change in pressure and change in temperature in a reversible process। ठीक है जी। अच्छा, अब बोलता है कि जो हमारी ये इक्वेशन, इसको टोटल डिफरेंशिएशन इक्वेशन हम कह देते हैं। तो इसमें दो केस अराइज होते हैं। पहला केस क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरा केस क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू 0 हो गई, तो हमारे पास ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर और वी डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मीन्स क्या हो गया, डी जी बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या था, डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या बन गया, डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7 है, और जो हमारी इक्वेशन नंबर 8 है, ये क्या कर रही है, ये गिव्स फ्री एनर्जी की वेरिएशन को बता रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये आ गए हमारे पास। अच्छा, इसके बाद बोलता है कि ये हमारे पास आ गया। अब बोलता है कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, कि जब प्रोसेस आपका क्या है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो आपका टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस वेयर टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, जिस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हमारे पास ये था कि डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू किसके बराबर था, ये हमारे पास था वी डी पी के बराबर था। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी डी पी। अब बोलता है कि द कंप्लीट प्रोसेस अंडर दीज कंडीशन व्हेन प्रेशर इज चेंजेस इनटू P1 से P2। तो बोलता है इस केस में क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू क्या करेगी, P1 से P2 के अंदर क्या करेगी, चेंज करेगी। अच्छा, अब बोलते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि वी नो दैट फॉर एन आइडल गैस, फॉर एन आइडल गैस, क्या होता है आइडल गैस के केस में, हम जानते हैं Pb की वैल्यू किसके बराबर थी, nRT के बराबर थी। तो हमारे पास क्या हो गया, B की वैल्यू किस में चेंज होगी, nRT बाई P के अंदर चेंज होगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस, हमारे पास क्या बन गया, डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू nRT, यहाँ क्या बन जाएगा, dP बाई P बन जाएगा। अगर बोलता है कि इस प्रोसेस में अगर आपकी टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है,
टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डी का मतलब क्या होता है, चेंज इन फ्री एनर्जी चेंज। टेम्परेचर इसमें कंडीशन में क्या है, कांस्टेंट है। किसका वेरिएशन हो रहा, प्रेशर चेंज हो रहा, क्योंकि डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर किसके अंदर चेंज हो रहा, पहले कोई इनिशियल प्रेशर होगा, कोई फिर क्या होगा, फाइनल प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि जो भी प्रेशर है ये आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो क्या हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एन आर टी आ जाएगा, और P1 से P2 dP बाई P। अच्छा, फॉर एन मोल ऑफ आइडल गैस, इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू एन आर टी, क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसके अंदर क्या हो रहा है, या वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, इस केस में ये वैल्यू आ गई कि इसमें अगर प्रेशर की वैल्यू चेंज होती है तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन होता है। अच्छा, अब बोलते हैं कि फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में भी, इस इक्वेशन को ही मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि प्रोसेस आपका क्या है, आइसोथर्मल है। प्रोसेस आपका क्या है, आइसोथर्मल बाई नेचर है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आइडल गैस के केस में P1 B1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, nRT के बराबर होगी, और P2 B2 की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, nRT2 के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि P2 बाई P1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, B1 बाई B2 के बराबर होगी। तो बोलता है इस इक्वेशन को जब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर nRT नेचुरल लॉग ऑफ B2 बाई B1। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, वेरिएशन है, जब क्या है इन टर्म्स ऑफ क्या है, वॉल्यूम है, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे हमें एक और इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट हो जाएगी कि डेल, इसका ओवरऑल क्या आ जाएगा कि डेल्टा जी एट टी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे आएगा नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1 इज इक्वल टू एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ B1 बाई B2। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये सेम है, बोला दिस अपीयर। ये आइडल गैस के केस में क्या होता है, ये आपका दोनों केस में टेम्परेचर और प्रेशर के इसमें क्या है, इसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो पूछता है, जैसे मैं कोई भी एक दो न्यूमेरिकल इसके अंदर स्टडी करके आपको बता देता हूँ। आपने क्या रखना है, क्या ध्यान रखा आपने इसने कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लो इसके ऊपर कुछ, क्योंकि ये पेपर में या तो इसके ऊपर आपको डेरिवेशन आएगा या इसके ऊपर आपको क्या आएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो क्या याद रखना आपने, फार्मूला याद रख लो कि चेंज इन फ्री एनर्जी, इस केस में जो भी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज बोलेगा, टेम्परेचर क्या देगा, कांस्टेंट देगा। उसको मैं सिंपल लॉग में लिख देता हूं, नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1 2.303 nRT लॉग ऑफ B1 बाई B2। ये फार्मूला है जो आपने इसके अंदर क्या करना है, याद रखना है। कोई भी न्यूमेरिकल ले लो बेटा जी, आप ले लो कि कैलकुलेट कोई भी किसी तरह का कोई भी जो न्यूमेरिकल है आप इसमें स्टडी कर सकते हैं कि कैलकुलेट 4 मोल ऑफ, कैलकुलेट द चेंज इन फ्री एनर्जी, द चेंज इन फ्री एनर्जी, कैलकुलेट द चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है जी, फॉर 4 मोल ऑफ एन आइडल गैस, 4 मोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपेंड isothermally from
1 लीटर टू 1 लीटर टू 10 लीटर, 1 लीटर टू 10 लीटर। ठीक है, जो आपका इनिशियल वॉल्यूम है, यहाँ पे लीटर क्या है, वॉल्यूम के बारे में बता रहा, 1 लीटर टू 10 लीटर एट 300 केल्विन। ये हमारा इसने क्या है क्वेश्चन पूछा है। आर की वैल्यू दे रखी है इसने, साथ में आपको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगा, ये गिवन है। तो जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करते हैं, इसके अंदर जो कंडीशन आपको गिवन है, सबसे पहले आप उसको लिखते हैं, बाद में आप फार्मूला पुट करते हैं, और फार्मूला पुट करने के बाद उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, डिजायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है, n = 4। ठीक है जी, निकालना क्या है, डेल्टा जी। टेम्परेचर यहाँ पे क्या दे रखा है, 300 केल्विन। जब प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, टेम्परेचर इसके अंदर इंक्लूड होना है फार्मूले के अंदर। अच्छा, B1 आपका क्या है, 1 लीटर है, और आपका B2 आपका क्या है, 10 लीटर है। फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा जी = T 2.303 इंटू NRT log ऑफ B1/B2। आप इसको लिखोगे 2 × 303, n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर आपका क्या है, 300 केल्विन है, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, B1 की वैल्यू आपकी 1 है और B2 की वैल्यू आपकी क्या है, 10 है। तो आप log 1 = 0, log 10 = 1, तो 2.303 इंटू 4 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई बाई 300 क्या आ जाएगा, log 1 माइनस log 10 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 2.303 इंटू 4 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई बाई 300। एक वैल्यू तो आपकी 0 है और एक वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे -1 आ गई। तो जो भी इसके अंदर जो आंसर आएगा आपका, तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। और मैं सीधा लिख देता हूँ कि जो आपका डेल्टा जी है एट 300 केल्विन के ऊपर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, -22.98 किलो जूल। ये हमारा क्या है, इसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। सारे के सारे न्यूमेरिकल आप इसके ऊपर ही आपको पेपर के अंदर क्या करेगा, पूछेगा। अच्छा, ये मेरा एक वॉल्यूम का हो गया। एक मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक प्रेशर का एग्जाम्पल जो है वो भी स्टडी कर लेता हूँ। तो हमारे पास ले लो आप कोई भी न्यूमेरिकल, हमारे पास मैं इसमें से जो भी एक ये न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग था, एक हमारे पास ये था, ये भी हमें क्या है, जो प्रॉब्लम फॉर सॉल्वल थे, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस थे, उसमें से मैंने 2 न्यूमेरिकल उठा के आपको करवा दिए हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अच्छा, फॉल्स फ्रॉम क्या है, कितना फॉल करता है, 5.0 बार टू 2.0 बार। इवेल्युएट द चेंज इन फ्री एनर्जी एंड कैलकुलेट बोल दो, इवेल्युएट बोल दो, कैलकुलेट द चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। ये हमें इसके अंदर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अच्छा, वही चीज़ गिवन है, आर की वैल्यू दे रखी है। तो आपने जब इसको स्टार्ट करना है, सेम कंडीशन, n = 1, डेल्टा जी को आपने क्या करना है, मेजर करना है। प्रेशर 1 कितना दे रखा है, 5 है। प्रेशर 2 आपका कितना दे रखा है, 0.2 बार फॉल है। ठीक है जी। तो पहले क्या था, इनिशियल आपका क्या है, P5 है और P2 आपका क्या है, 0.2 को वो फॉल कर रहा। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 + 273 केल्विन = 298 केल्विन, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि जब भी हम थर्मोडाइनमिक्स में क्या करते हैं, जो भी टेम्परेचर स्टडी करते हैं, वो थर्मोडाइनमिक्स या केल्विन स्केल स्टडी करते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कह देते हैं।
अच्छा, तो हमारे पास क्या था फार्मूला कि डेल्टा जी एट 298 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब इज इक्वल टू 303 इंटू आपका 1 एनआरटी, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपका 298, लॉग ऑफ क्या था P2 बाई P1, P2 की वैल्यू कितनी है 0.2 और P1 आपका क्या है 5। तो जब आप इसको और सॉल्व कर लिखते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 298 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 क्या बन जाएगा लॉग 2 माइनस लॉग 50। ये मैंने इसको नीचे लिख दिया तो ये log 50 बना दिया। तो जब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं 298 के ऊपर, तो हमारे पास इसका जो आंसर है सिंपल वो आ जाता है 7976.2 जूल। ये इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो आपको डेरिवेशन आएगा या इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा।